वेलकम टू आर्म्स क्लासेस। गुड इवनिंग क्लास। मैं अमर मिश्रा, एसआई इन सीआरपीएफ और मेरा सिलेक्शन एसआई उत्तर प्रदेश में भी हुआ है। आइए शुरू करते हैं अपना। आज हम लोग क्या करेंगे, भौतिक विज्ञान के जो महत्वपूर्ण 300-400 क्वेश्चन है उसका भाग 1 शुरू करेंगे। चलिए समय ना खराब करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कार्य का मात्रक क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, कार्य का मात्रक क्या है। तो कार्य का मात्रक सबको पता है, जूल होता है। ऑप्शन ये करेक्ट है। इसके बारे में मैं तुम फार्मूला बता देता हूँ। W इक्वल टू क्या होता है, एफ डी, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर डिस्टेंस भी कह सकते हैं। W इक्वल टू एफ इंटू डी। कॉस थीटा भी होता है साथ में। तो कॉस थीटा क्या होगा, जब आप सीधे ढकेलेंगे तो एंगल 0 होगा, तो कॉस 0 पे वैल्यू 1 होती है, इसलिए उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, सीधे सीधे लिख देते हैं W इक्वल टू एफ डी। एफ का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और डिस्टेंस क्या होती है मीटर में। तो इसका दूसरा मात्रक न्यूटन मीटर भी होता है। ठीक, दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। कहने का मतलब है न्यूटन मीटर को ही जूल कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन 1 आपका क्लियर हो गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्रकाश वर्ष इकाई है। यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि प्रकाश है और वर्ष है तो कुछ टाइम का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकाश वर्ष क्या है, देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रकाश वर्ष मतलब प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, तो ये क्या है, दूरी की इकाई है। ठीक है, और इसको समझ लेते हैं कि मीटर में ये कितना होता है। तो एक प्रकाश वर्ष में 9.46, एक प्रकाश वर्ष में कितना, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होते हैं। कितना होता है बेटा, एक बार देख लेंगे। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, मतलब प्रकाश एक वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है। आप जैसा कि आप सबको पता है कि प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो पूरे अपने एक ईयर में वो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर ट्रेवल करती है, जिसको हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष की इकाई हो गई किसकी, दूरी की। क्वेश्चन नंबर 3, एम्पियर किसका मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है, प्रकाश तीव्रता का नहीं, विद्युत आवेश नहीं। ऑप्शन डी देखिए, चुंबकीय क्षेत्र नहीं। ऑप्शन सी ही बचा है जो है विद्युत धारा का। विद्युत धारा का जो एक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन आते हैं, वो आप लिख लीजिए। V इज इक्वल टू आई आर। B इज इक्वल टू आई आर, जहाँ B क्या है, विभवांतर है, I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, और R क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक, B इज इक्वल टू आई आर, यहीं से निकालते हैं। एम्पियर क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक। ऑप्शन सी सही है क्वेश्चन नंबर 3 का। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। समय का मात्रक क्या नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए, जो क्वेश्चन 1 था वही इसमें भी है। अधिवर्ष, अधिवर्ष मतलब होता है आधा वर्ष। आधा वर्ष समय का मात्रक होता है, हाँ समय बता रहा है। आधा वर्ष मतलब आधे वर्ष मतलब 6 मंथ। चंद्रमा, चंद्रमा 28 दिन या 30 दिन का होता है जो भी। प्रकाश वर्ष, यहाँ देखिए ऑप्शन सी, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है बच्चों, दूरी का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। पारसेक किसकी इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है, दूरी की, समय की, चुंबकीय बल का, या फिर प्रकाश की चमक का। पारसेक दूरी का इकाई है। पारसेक दूरी का एक बड़ी इकाई है। ठीक है, तो पारसेक में, एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है, पहले ये देख लेते हैं। एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। मतलब 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.262 लाइट ईयर। तो अगर इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से हमको पता चलेगा कि 1 पारसेक इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻16 मीटर। 3 इंटू 10⁻16 मीटर, मतलब एक पारसेक होता है 3 × 10⁻16 मीटर। पारसेक किसका मात्रक है, दूरी का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। डेसिबल, ध्वनि की प्रबलता की इकाई। सबको पता है कि डेसिबल में ध्वनि की प्रबलता मापते हैं, जैसे कितना शोर है, कहाँ से कहाँ तक कान सुन सकता है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। अशुशक्ति, लिखा ही अशुशक्ति, शक्ति का मात्रक है, सही है। समुद्री मील दूरी का मात्रक है, ये भी सही है। सेल्सियस उष्मा का मात्रक है, यही गलत है। सेल्सियस क्या है, उष्मा का मात्रक ना होके सेल्सियस ताप का मात्रक होता है। इसमें से कुछ चीज़ें जो जानने वाली है मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके। 1 नॉटिकल माइल कितना होता है, 1.1 नॉटिकल माइल ये होता है 1.852 किलोमीटर। ठीक, जब हम किलोमीटर में नॉटिकल माइल को कन्वर्ट करेंगे तो 1.85 मतलब लगभग 1.85 किलोमीटर होता है। नॉटिकल माइल को हिंदी में हम समुद्री मील कहते हैं। दूसरा है 1 माइल। 1 माइल क्या होता है, 1.609
माइल इज इक्वल टू 1.609 किलोमीटर। आगे आते हैं, उष्मा। देखो जो उष्मा है वो एनर्जी होती है, ठीक। तो एनर्जी का मात्रक मैंने आपको शुरू में ही बताया था, एनर्जी का मात्रक क्या होता है, जूल, ठीक। कार्य का मात्रक जूल, मतलब जो भी जितना कार्य करेंगे आपको उतनी ऊर्जा लगेगी, तो कार्य का मात्रक भी जूल है। उष्मा का मात्रक भी यहाँ पे जूल हो जाएगा, या फिर कैलोरी हो जाएगा, या फिर बीटीयू। ये आपको नहीं पता होता है मैक्सिमम बच्चों को कि बीटीयू क्या होता है। बीटीयू भी उष्मा का मात्रक है, मतलब ऊर्जा का मात्रक ये भी है। इसको कहते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट। बीटीयू दैट इज ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या है, ऑप्शन डी, सेल्सियस उष्मा की इकाई नहीं है, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ल्यूमेन किसका मात्रक है, ल्यूमेन किसका मात्रक है ये बताना है। तो ज्योति फ्लक्स जो है, ज्योति फ्लक्स उसका मात्रक होता है ल्यूमेन, और जो ज्योति तीव्रता है इसका मात्रक होता है कैंडेला। ज्योति तीव्रता आपकी जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं उसमें से एक है, जबकि ज्योति फ्लक्स क्या है, ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स में से नहीं है, ये ड्राइव्ड यूनिट है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी। अब कुछ लोग को ये समस्या होगी कि सर ज्योति फ्लक्स क्या है, तो मैं आपको शॉर्ट में जल्दी से बता देता हूँ कि जब कोई स्रोत होता है, मान लो कोई भी है, जैसे एक बल्ब है, तो 1 सेकंड में वो जितनी प्रकाशिक ऊर्जा निकालता है उसी को ल्यूमेन कहते हैं। 1 सेकंड में उसके द्वारा प्रकाशित की गई प्रकाशिक ऊर्जा। अब यहाँ पर मैं प्रकाशिक ऊर्जा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो लाइट होगी तो हीट भी जनरेट होगी, तो हीट को यहाँ पर कंसिडर नहीं करते हैं, सिर्फ जो प्रकाश से ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी को। तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। 1 सेकंड में जितनी भी ऊर्जा, लाइट ऊर्जा की एनर्जी निकलेगी उसी को हम कहते हैं ल्यूमेन, और वही होता है हमारा क्या, ज्योति फ्लक्स, ठीक। ज्योति तीव्रता क्या होती है, जब किसी निश्चित दिशा में कोई एक प्रकाश है, एक वर्डी, ठीक है, मतलब सिंगल होना चाहिए। चाहे रेड है, मतलब ये कहने का मतलब है श्वेत प्रकाश नहीं, जैसे श्वेत प्रकाश क्या है, 7 लाइट्स का मिक्सचर है, एक वर्डी होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, यूनिडायरेक्शनल भी होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, सिंगल कलर में, और यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए। और इसकी आवृत्ति कितनी होनी चाहिए, 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज। आपको पता होगा कि आवृत्ति को हम हर्ट्ज में मापते हैं, 10⁻12 हर्ट्ज। 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज। इतनी फ्रीक्वेंसी पर 1/683 वाट या फिर स्टेरेडियन अगर किसी लाइट की, यूनिडायरेक्शनल लाइट की तीव्रता है, तो उसको हम कहते हैं एक कैंडेला, ठीक। कैंडेला किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का। हमको यहाँ बताना क्या था क्वेश्चन नंबर 7 में कि ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ल्यूमेन मात्रक होता है किसका, ज्योति फ्लक्स का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, पास्कल इकाई है, पास्कल किसकी इकाई है ये आपको बताना है। तो आर्द्रता की नहीं, आर्द्रता क्या होता है बेटा, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है आप समझिए, जो इन्वायरमेंट है उसके अंतर्गत जो छुपी हुई वाटर की मात्रा होती है उसको कहते हैं आर्द्रता। जैसे बारिश के महीने में क्या होता है, हवा में वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है, तो हम लोग कहते हैं ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। गर्मियों में क्या होता है, कम होता है, तो कहते हैं ह्यूमिडिटी कम है। तो आर्द्रता तो ह्यूमिडिटी हो गई। दाब, हाँ दाब होता है पास्कल। तापमान का आपको सबको पता है कि तापमान का सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन होता है, ऐसे कई सारी मात्रक हैं। और वर्षा का भी नहीं है, वर्षा को रेन गेज में हम मापते हैं। तो पास्कल किसका मात्रक है, दाब का। पास्कल के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि 1 पास्कल कितना होता है, 1 × 10⁻⁵ बार। 1 × 10⁻⁵ बार के बराबर होता है 1 पास्कल। अब पास्कल कभी कभी दाब में जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आता है कि एक एटमॉस्फेरिक, जिसको हम 1 ATM कहते हैं, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है या कितना होता है। तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1.013 बार। कितना, 1 ATM मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.013 बार, या फिर इसको हम कह सकते हैं 760 mmHg। Hg क्या है यहाँ पे, मरकरी। मरकरी क्या कहते हैं, पारा, मतलब 760 mm पारा के बराबर दाब होता है 1 ATM का, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अभी क्वेश्चन नंबर 7 में ही मैंने आपको बता दिया था कि कैंडेला किसका मात्रक होता है, ज्योति तीव्रता का। वही क्वेश्चन नंबर 9 है कि कैंडेला मात्रक किसका है, तो किसका है, ज्योति तीव्रता का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सभी लोग देख ले, कैंडेला मात्रक होता है किसका, ज्योति तीव्रता का। इसको इंग्लिश में कहते हैं ल्यूमेन इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ज्योति तीव्रता मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इंग्लिश वालों के लिए लिख देता हूँ मैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। यंग प्रत्यास्था गुणांक का यसाई मात्रक क्या है। यंग प्रत्यास्था गुणांक का यसाई मात्रक क्या है। सबसे पहली बात कि यंग प्रत्यास्था गुणांक है क्या।
तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? जो अनुदैर्ध्य प्रतिबल है। ठीक बेटा, यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। जो अनुदैर्ध्य प्रतिबल है और जो अनुदैर्ध्य विकृति है, इसके अनुपात को कहते हैं हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, यंग इलास्टिसिटी कोफिशिएंट्स, यंग को यंग ही कहते हैं। ठीक, यंग इलास्टिसिटी कोफिशिएंट क्या होता है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल को अनुदैर्ध्य विकृति से जब डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो इससे हम निकाल सकते हैं y इज इक्वल टू जो अनुदैर्ध्य प्रतिबल होगा वो होगा FL। F क्या है? जहाँ पर F क्या है? फोर्स है। L क्या है? लेंथ, जो मतलब फोर्स लगाने के बाद L जो वृद्धि हुई लेंथ में, और अपान y इज इक्वल टू FL अपान AI। FL अपान AI, ए क्या है? एरिया है। I क्या है? जो लंबाई में वृद्धि हुई, जैसे मान लो एक धागा है तो उसकी लंबाई में जो वृद्धि हुई वो हो गई I। यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा y इज इक्वल टू mg अपान पाई आर स्क्वायर। F इज इक्वल टू mg है नहीं है? जैसे मान लीजिए कोई द्रव्यमान अपने लटकाया है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? m उसका द्रव्यमान, और g जिस ग्रेविटी से उसको पुल करेगा। तो F का यहाँ पर हो गया mg और L है L, mg L अपान पाई आर स्क्वायर L। यहाँ से L से L कैंसिल हो गया तो बचा आपका क्या? यहाँ से आपका बचा है mg अपान पाई आर स्क्वायर। और सबको पता है कि जो कांस्टेंट होते हैं उनका कोई मात्रक नहीं होता है, तो पाई का कोई मात्रक नहीं होगा। यहाँ पे mg क्या है? बल है, तो बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, और अपान आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर को क्या कर देंगे? अपान मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका हो गया मात्रक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का यहाँ से SI मात्रक क्या निकल के आया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी करेक्ट है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन भौतिक राशियों का समान विमीय सूत्र नहीं है? देखिए विमीय सूत्र क्या होता है? जैसे मान लीजिए द्रव्यमान है तो द्रव्यमान को हम m से लिख देते हैं, दूरी है तो दूरी मीटर उसको हम l से लिख देते हैं, टाइम को t से लिख देते हैं। तो जब हम सीधे सीधे ना लिख के जब mlt के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे द्रव्यमान कितना, द्रव्यमान की पावर 1 है तो 1, 2 है तो 2, और इसको फिर ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक, तो ये होता है विमीय फॉर्म, डायमेंशनल फॉर्म इसको हम कह सकते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं आपको एक का निकालना सिखा देता हूँ। जैसे बल क्या है? बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण, मतलब F इज इक्वल टू ma। तो यहाँ से आप कैसे निकालेंगे? F इज इक्वल टू m इंटू ma। त्वरण तो द्रव्यमान का तो m ही हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान को सीधे सीधे m है, वो फंडामेंटल यूनिट है। तो द्रव्यमान का हो गया m। और त्वरण क्या होती है? त्वरण देखो क्या होता है बेटा, वेग का जब हम समय के सापेक्ष ठीक डेरिवेटिव निकालते हैं तो वहाँ से हमको मिलता है त्वरण। तो यहाँ पर वेग का क्या होता है? वेग, और वेग क्या होता है बेटा? दूरी अपान समय, दूरी अपान मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट मतलब L अपान टाइम T, और एक बार फिर से इसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो T की पावर कितना हो जाएगा? 2 m इंटू एल अपान टी पावर 2। तब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा ml t माइनस 2, क्योंकि t जो हर में है जब ऊपर लेके आएंगे तो निगेटिव हो जाएगा। आप सबको पता होता है कि 1 अपान एक्स को जब हम न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है? एक्स इनवर्स। तो ये हो जाएगा ml t माइनस 2। तो बल का कितना हो गया? ml t माइनस 2, ml t माइनस 2। ठीक, ऐसे ही हम सारे का निकाल लेंगे। निकालना मैं आपको जब पूरा पढ़ाऊंगा तो मैं आपको सारे का निकाल के दिखा दूंगा। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल से समझा दिया। दाब का क्या होता है बेटा? दाब क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का अभी मैंने आपको बताया कि क्या है, बल का कितना है? ml t माइनस 2। और क्षेत्रफल का क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई चौड़ाई दोनों को हम किस में नापते हैं? मीटर में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? l इंटू एल। तो एक एल से एक एल कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे जब हम निकालेंगे दाब का, तो दाब का क्या निकल के आएगा? ml माइनस 1 ml माइनस 1 t माइनस 2, ml माइनस 1 और t माइनस 2। तो क्या यहाँ पर आप बताइए कि जो बल है और दाब है उनका विमीय सूत्र दोनों सेम है? नहीं है। देखिए बल का क्या था? ml t माइनस 2, और दाब का क्या है? ml माइनस 1 t माइनस 2। तो पहला ही ऑप्शन गलत है, मतलब 11th का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कार्य और ऊर्जा एक ही चीज़ होती है, क्योंकि आपके अंदर जितनी ऊर्जा है उतना ही आप कार्य कर सकते हैं, तो इनका मात्रक सेम होता है। भार और बल भी एक ही चीज़ है। अभी मैंने आपको बताया था कि जितना भार जैसे मान लीजिए लटक रहा है तो वही को हम फोर्स लिख देंगे, क्योंकि उसमें क्या है? मास और के साथ ग्रेविटी। और बल का डेफिनेशन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक, आवेग और संवेग भी एक ही चीज़ है। मैं सबके आपको एक बार जल्दी जल्दी मात्रक बता दे रहा हूँ। आवेग और संवेग का मात्रक होता है विमीय मात्रक ml t माइनस 1। ठीक, डायमेंशनल फार्मूला हो गया ml t माइनस 1। और भार और बल का हो जाएगा ml t माइनस 2।
और कार्य और ऊर्जा का हो जाएगा ml2T-2। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें 11th का क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर ए सही है। किसका सेम नहीं है? तो बल और दाब का सेम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12 अदिश राशि है। अदिश राशि क्या है? तो पहले हम समझ लेते हैं कि जो जितने भी भौतिक चीज़ें होती हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, तो उनको दो तरीके से डिफाइन किया जाता है। एक तो भौतिक और दूसरा एक तो अदिश और दूसरा सदिश। तो अदिश क्या होता है? अदिश जिसमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता हो, ऐसी भौतिक वस्तुएं जिनमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता हो, उनको हम कहते हैं अदिश। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या है? द्रव्यमान, टाइम। अब द्रव्यमान में ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे इसके द्रव्य का मान मान लो 5 है, तो वहाँ पे रखोगे तो 6 हो जाएगा। नहीं, यहाँ टाइम मान लो 6 सेकंड है, तो उधर देखोगे तो 7 सेकंड। नहीं, तो इसमें मतलब डायरेक्शन का कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे तापमान, समय, चाल, विद्युत धारा, ये सब क्या है? अदिश है। सदिश क्या होता है? ऐसी राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, और साथ साथ वो क्या हो? वेक्टर के योग नियम का पालन भी करे। जैसे वेग हो गया, विस्थापन हो गया, बल हो गया, रेखीय संवेग हो गया, कोणीय संवेग हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो बता देंगे। तो यहाँ बताना है कि अदिश राशि क्या है। तो अदिश राशि यहाँ पर देखिए ऊर्जा। हाँ, ऊर्जा में ऐसे कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। ऊर्जा है तो है, मान लीजिए एक बिस्किट है, उसमें 60 कैलोरी है तो 60 कैलोरी है, उसमें कुछ डायरेक्शन की जरूरत है नहीं। संवेग देखिए, संवेग में जरूरत है P=mb। बी क्या है यहाँ पे? बी वेग। वेग क्या है? सदिश है, तो m से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी सदिश रहेगा। बड़ा गुण टाउ बराबर आई अल्फा, ये भी सदिश है। उपयुक्त सभी का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ऊर्जा यहाँ पे हो गई अदिश राशि। ऑप्शन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, 12वां का अदिश राशि कौन सी है? ऊर्जा है। निम्नलिखित में सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 13 अदिश सदिश की मैंने आपको परिभाषा बता ही दी है, अब आप आराम से यहाँ पे बता पाएंगे। यहाँ अभी देखिए मैंने सारे एग्जाम्पल भी यही बताए थे कि द्रव्यमान, समय, लंबाई, चाल, विद्युत धारा, ये सब क्या है? अदिश है। तो सदिश यहाँ पे कौन सा बचा? सिर्फ एक ही बचा, जो है वेग। क्वेश्चन नंबर 14 आगे बढ़ते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से देखिए, जो पदार्थ का संवेग होता है उसका फार्मूला है P=mb, m×b। और आप सब जानते हैं कि जो वेग है उसको b से लिखते हैं, और यहाँ पर अब हमको चाहिए अपान संवेग अपान वेग। संवेग अपान वेग मैं ऐसे सीधे लिख दे रहा हूँ इक्वल टू, तो वेग को किससे लिखेंगे? b से। तो b से b यहाँ क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो जब हम संवेग से वेग को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? द्रव्यमान। देखिए सिंगल यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ द्रव्यमान। तो पदार्थ के संवेग और वेग का जब हम अनुपात निकालेंगे तो कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगी? वो होगी हमें द्रव्यमान। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की या का समान होता है। शून्य का मतलब यहाँ पर क्या है? शून्य का मतलब है यहाँ पर निर्वात। जैसे मान लीजिए निर्वात है, तो वहाँ पर गिरने वाली चीज़ का समान क्या होगा? जैसे जब कोई भी चीज़ गिरेगी तो किस ग्रेविटी से गिरेगी? है नहीं, सब पे जी काम करेगा। देखो कोई भी चीज़ अगर नीचे अर्थ पे गिर रही है तो उस पर सब पे एक कॉमन जी काम करेगा। जी क्या है? ग्रेविटी है। ग्रेविटी क्या है? त्वरण है नहीं, गुरुत्वीय त्वरण है। तो उस वहाँ पर क्या रहेगा? त्वरण समान रहेगा। मतलब अगर कुछ भी निर्वात में गिर रहा है तो उसका त्वरण समान रहेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, समान त्वरण। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का क्या होता है? समान त्वरण होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा। ठीक है, पहला जो न्यूटन का सेकंड रूल है उसी से हम लगाएंगे। F= यहाँ पे क्या होता है? ma। F=ma। ठीक, जहाँ पे m मास है, द्रव्यमान है, और a क्या है? त्वरण है। हमको त्वरण बताना है, तो यहाँ से a क्या हो जाएगा? F/m। ठीक, F/m। F की वैल्यू कितनी है? बल कितना दिया है बेटा? 5 न्यूटन। 5 न्यूटन अपान मास कितना है? 2। तो 5 को जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ का इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 मैंने आपको लगा के दिखा दिया। F=ma से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है त्वरण की वैल्यू। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। सही बात है, लेकिन ये कथन क्या है? ये कथन जड़त्व का लग रहा है। हाँ, जड़त्व का है, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी जड़त्व नहीं है। इसमें बताना है कि न्यूटन का नियम कौन सा है। तो न्यूटन का कौन सा नियम है? जो जड़त्व का नियम है वही न्यूटन का प्रथम नियम है। गति विषयक न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, है नहीं है बेटा? न्यूटन ने क्या किया? गति विषयक 3 नियम दिए।
तो जो पहला उनका लॉ है उसी को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, मतलब वो जड़त्व का नियम है। जो दूसरा लॉ है वो क्या है, F = ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। लेकिन उसकी डिफिनीशन ये नहीं है। जो दूसरा लॉ है, सेकंड लॉ, उसका डिफिनीशन ये है कि जब कोई भी वस्तु है मान लीजिए, तो उसका जो रेट ऑफ मोमेंटम होता है वो उस पर लगाए गए बल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मान लीजिए कोई बॉल है, तो आप उस पर अगर बल लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसके मोमेंटम में क्या चेंज आएगा, वो जैसे आप बल लगाएंगे उसके डायरेक्टली चेंज आएगा। और संवेग परिवर्तन कहाँ होगा, बल की दिशा में ही होगा। जैसे मान लीजिए आपने तेज से ढकेला है तो बल क्या होगी, बॉल क्या होगी, उसी दिशा में, मतलब जिस दिशा में आपने पावर लगाई है, आपने बल लगाया है, उसी दिशा में वो क्या होगा, और तेज़ी से मूवमेंट करने लगेगा। तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ था। ठीक बेटा। और इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, और अगर कोई वस्तु, मतलब वस्तुएं क्या होती हैं, जिस स्थिति में होती हैं उससे अलग जाने का विरोध करती हैं, तब तक उसी स्थिति में पड़ी रहना चाहती हैं। जैसे स्टूडेंट होते हैं, अगर कंफर्ट जोन में है तो कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं, उससे बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, जो कि गलत बात है। तो यह न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है। इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं बेटा, याद कर लीजिए, कई बार आता है। ये क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया। आगे बढ़ते हैं। रॉकेट का सिद्धांत कार्य करता है। देखिए बेटा, न्यूटन के जो 3 नियम हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, उसमें से जब दूसरे और तीसरे नियम को हम एक साथ मिक्स कर देते हैं, मतलब रेट ऑफ मोमेंटम वाला जो सेकंड लॉ है F = ma, और जो थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ क्या है कि क्रिया के विपरीत बराबर प्रतिक्रिया होती है। जैसे हम कोई वर्क करेंगे तो मान लीजिए हम दौड़ रहे हैं, तो हम जितनी तेज़ी से आगे उतनी तेज़ी से बढ़ पाएंगे जितनी तेज़ी से हम पीछे ज़मीन को ढकेलेंगे। तो रॉकेट, जब हम न्यूटन के सेकंड लॉ और थर्ड लॉ को आपस में मिक्स करके निकालते हैं तो हमको मिलता है एक अच्छा परिमाण, जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर भाग पाती है। इसका मतलब क्या है, देखिए बेटा, अगर मान लीजिए अब एक रॉकेट है, तो रॉकेट में गैसेस भरी होंगी, उसके अंदर फ्यूल होगी, एनर्जी होगी। तो जब रॉकेट ऊपर कब जाएगी, जब गैसेस के द्वारा उतनी ऊर्जा से उतने धुआं या फिर उसकी गैस जब नीचे की तरफ निकलेगी, तो उतनी ही वेग से रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा। समझ गए। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे अब मान लीजिए एक रॉकेट है, PSLV है, मान लीजिए PSLV मोटर है भारत का, ठीक, इसरो का। तो उसमें क्या होगा, जैसे ही फ्यूल होगा, उसमें लिक्विड फ्यूल, ठीक है, लिक्विड फ्यूल है, सॉलिड फ्यूल है, क्रायोजेनिक फ्यूल है। तो वो फ्यूल क्या करता है, खुद तेज़ी से नीचे की तरफ आता है, और जितनी तेज़ी से वो नीचे की तरफ आएगा, वो उतना संवेग उसको दे देगा रॉकेट को, और रॉकेट उतनी ही तेज़ी से ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये किस पे संबंधित है, संवेग संरक्षण पे, संवेग संरक्षण से रिलेटेड है ये। रॉकेट का सिद्धांत किस पे कार्य करता है, संवेग संरक्षण पे। ठीक बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। मतलब कह रहे हैं, अगर एक मान लीजिए आराम से कोई आदमी बैठा था एक अश्व पे, अचानक से दौड़ता है, तो अश्वारोही क्या होगा, पीछे की तरफ गिर जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अभी तक दोनों विश्राम थे। अब अश्वारोही जो है वो तो उसने तो चलना स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ अश्व ने किया। तो यहाँ पे कौन सा जड़त्व का नियम काम करेगा, विश्राम का जड़त्व, क्योंकि अश्वारोही अभी भी विश्राम है, विश्राम अवस्था में था, इसलिए वो नीचे गिर गया। तो यहाँ पे विश्राम जड़त्व काम करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी सही है, विश्राम जड़त्व। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है। अभी मैंने आपको बताया था न्यूटन का पहला नियम, और उसी को जड़त्व का नियम बताया था कि क्या होगा, जब आप मान लीजिए रुके हुए हैं तो आप रुके रहना चाहेंगे, आप विरामावस्था में हैं तो आप विरामावस्था में रहना चाहेंगे, आप चल रहे हैं तो आप चलना चाहेंगे। तो जो प्रारंभिक स्थिति होती है उसका हम विरोध करते हैं, यही है न्यूटन का पहला नियम। और यहाँ क्या है कि बस तो चलने लगी लेकिन हम उसमें बैठे हुए थे, तो हम अभी भी बैठे हुए हैं लेकिन बस चलने लगी, इसलिए हम अचानक से गिर जाएंगे, आगे की दिशा में गिर जाएंगे। यह है न्यूटन का पहला नियम। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी करेक्ट है। हम 20 क्वेश्चन आपको डेली कराएंगे। इससे पहले मैं बायो के क्वेश्चंस करा चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं, उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।